नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दो मोर्चों पर। आज उस कमरे की खिड़की पर पर्दा है, पर घर का मुख्य द्वार खुला है। द्वार के पास कतार से जूते लगे हैं। मैं जूते उतारकर चुपचाप भीतर चली गई हूँ। माँ अपने सारे कर्तव्य पूरे कर सब चिंताओं से मुक्त हो आंखें मूंदे सो गई है, सदैव के लिए। भैया अभी पहुँचे नहीं हैं। अब कल ही होगा दाह संस्कार। दीदी और मैं आज की रात बारी बारी माँ के पास बैठेंगे। पापा बेचैनी के साथ अंदर बाहर हो रहे हैं। ऑटो वाले को पूरे पैसे पकड़ा के नीचे उतरी और कुछ देर वहीं खड़ी रही। सामने घर को यूं देखा जैसे पहली बार देख रही हूँ, जबकि जीवन के 24 वर्ष यहीं गुजारे हैं। हजारों बार गुजरी हूँ इस सड़क से। नजरें स्वयं खिड़की की तरफ उठ गई। कहीं भीतर आशा बची रह गई थी कि क्या माँ आज की उस खिड़की पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे देख जल्दी से किवाड़ खोल कहेंगी, आज भी इतनी देर कर दी मन्नू। डांट नहीं, गिला नहीं, बस चिंता से भीगा एक वाक्य। हॉस्पिटल की ड्यूटी में देर हो रही जाती है माँ। बीमार को यूँ तो नहीं कह सकती ना कि मेरी ड्यूटी का समय ख़त्म हुआ। मैं जा रही हूँ। जब तक मेरी जगह लेने वाली दूसरी डॉक्टर ना आ जाए और मैं उसे मरीजों के विषय में पूरी रिपोर्ट ना दे दूँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। मैं माँ को समझाती, पर माँ शिकायत तो कर ही नहीं रही थी, चिंता व्यक्त कर रही है। भैया अभी पहुँचे नहीं हैं। अब कल ही होगा दाह संस्कार दीदी और मैं आज की रात बारी बारी से माँ के पास बैठेंगे। पापा बेचैनी के साथ अंदर बाहर हो रहे हैं। अभी तक पम्मी दीदी ने ही पापा का हाथ बटाया है माँ की देखभाल के लिए। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। शहर में होते हुए भी माँ पापा के काम न आ सकी। घर की जिम्मेदारियों से भी बोझिल होती है उन्हें बोझ की तरह ढोने को बाध्य होना। वरना दीदी की जिम्मेदारियाँ मुझसे कम है क्या, अथवा वह अपने उत्तरदायित्व नहीं निभाती। माँ की ज़रूरतें पूरी करना भी उनके कर्तव्य क्षेत्र में नहीं आता था। 30 त्योहार में जो आ जाता उसी से काम चलाती वे। पर जूता चप्पल खरीदने पर भी पहले उन्हें पापा का लंबा चौड़ा व्याख्यान सुनना पड़ता था। तुम इतनी जल्दी चप्पल तोड़ देती हो, इस साड़ी का रंग ही तो खराब हुआ है, घर में पहनने में क्या बुराई है। शादी ब्याह में जाते वक्त उनके पास ढंग की साड़ी ना होती और वह कोई प्रिंट साड़ी पहन के जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। पापा इधर उधर दौरे पर जाते तो अपने लिए कपड़े खरीद लाते, क्योंकि उनके अनुसार दफ्तर में पहनने के लिए ढंग के कपड़े होने ही चाहिए। उनको इस बात का भी मलाल था कि माँ पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनती थी, ताकि उनके पुराने पर गए कपड़े माँ घर पर पहन ले और वे माँ जिसने बड़ों के सामने सिर ढककर रहने की उम्मीद की जाती थी। शौक रखने के बारे में तो माँ ने कभी सोचा भी ना होगा, जब ज़रूरतें ही पूरी न कर पाती थी। हर चीज़ के लिए मन महसूस कर रह जाती थी वे। तमाम उम्र निर्भरता का जीवन जिया उन्होंने, अतः बेटियों को पढ़ाना उनके जीवन का ध्येय बन गया। आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहेगी उनकी बेटियां, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। यही कारण था कि वह हम दोनों बहनों को पढ़ने के लिए खूब प्रेरित करती थी। जो चाहो वही लाइन चुनो, पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मुझे तुम्हारे भाई की इतनी चिंता नहीं, उसका करियर तो बन ही जाएगा। पढ़ाई में तेज ना होगा तो पापा उसे कोई व्यापार शुरू करवा देंगे। मुझे तुम दोनों की फिक्र है। तुमने पढ़ाई में जरा ढील दी कि पापा तुम्हारा विवाह कर कर्तव्य मुक्त हो जाएंगे। दीदी को बचपन से ही अध्यापिका बनने का शौक था। आसपास के छोटे बच्चों को इकट्ठा कर और माँ का दुपट्टा साड़ी की तरह लपेट उन्हें पढ़ाने का अभिनय करती। कभी बच्चे न जुटते तो अपने गुड्डे गुड़ियों व अन्य खिलौनों को पंक्तिबंद बिठाकर पढ़ाने लगती। मुझसे 3 वर्ष बड़ी थी। मुझे तो वास्तव में ही होमवर्क इत्यादि से सहायता करती थी। यूँ तो माँ भी बीए पास थी और बचपन में हमें वही पढ़ाती थी, किंतु आजकल के विषय यथा कंप्यूटर और विज्ञान में दीदी ही सहायता करती थी। दीदी ने एमएससी करने के पश्चात बीएड किया और एक अच्छे से स्कूल में नौकरी भी करने लगी। माँ संतुष्ट थी कि जैसा चाहा वैसा ही हुआ सब। दीदी विवाह पश्चात भी अपनी नौकरी कायम रखे थी। मेरा ध्येय डॉक्टर बनने का था। प्रारंभ से ही मेरी विज्ञान में रुचि थी। मेहनत की और मेडिकल में दाखिला भी पा गई। एमडी के अंतिम वर्ष में मेरा विवाह डॉक्टर रमन के साथ हो गया।
यह तो बाद में पता चला कि उनके लिए विवाह का अर्थ कोई नेहबंद नहीं, तौलकर की हुई तिजारत थी। रमन के पिता ने अपनी अति साधारण सी नौकरी में बेटे को मेडिकल तो करवा दिया था। अब अपना एक नर्सिंग होम बनाना पिता पुत्र का सपना था, लेकिन पूंजी का सख्त अभाव था। एमडी समाप्त होते ही मुझे उसी अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के कारण मुझे कई बार लौटने में देरी हो जाती और कभी असमय भी आना पड़ जाता। उस पर रमन के डैडी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अस्पताल में भले ही तुम डॉक्टर हो, पर घर में बहू बनकर रहना होगा। अर्थात रसोई संभालना एवं भाग भाग कर सबकी फरमाइशें पूरी करना मेरा कर्तव्य था। उस पर मम्मी जी का कहना था कि मेडिकल की लंबी पढ़ाई में उम्र ही आगे खिसक जाती है, अतः बच्चे का जन्म अब और टाला नहीं जा सकता। सो एमडी पूरी करते ही यह मांग भी पूरी कर दी। 5 माह की छुट्टी तो मिल गई, किंतु उसके बाद काम पर जाना शुरू करना ही था। बड़े बड़े सपनों के बीच आया रखने की गुंजाइश नहीं थी। अस्पताल से लौटती तो मुन्ने को पकड़ाकर मम्मी जी कहती, लो संभालो इसे, और जाकर लेट जाती। कपड़े बदलने तक का समय न मिलता मुझे। मुन्ना तो दोपहर में अपनी नींद पूरी कर चुका होता। रसोई में ही उसे झूले में लिटा सबको चाय देती, स्वयं वहीं खड़े खड़े पीकर रात में भोजन की तैयारी में जुट जाती। कभी सहायता का हाथ बढ़ाते भी तो डैडी जी टोक देते, क्या महिलाओं वाले काम कर रहे हो। मम्मी डैडी तो चलो पुराने विचार वाले थे, परंतु रमन को तो उन्हें समझाना चाहिए था कि जब मैं कमाने में उनका पूरा साथ दे रही हूँ तो घर संभालने में भी उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। बेटा 2 वर्ष का हो चुका है। एक बार सोचा कि उसे घर पर ही छोड़ जाऊं, शौक वाले घर में परेशान हो जाएगा, पर कोई आशा नहीं थी कि कोई हामी भरेगा, अतः चुपचाप उसे संग ले आई हूँ। पिछले 4 वर्षों में मन में दबी सब बातें जो पहले चाहकर भी नहीं कह पाई। बहुत से प्रश्न हैं मन में, अपना हर दर्द बांटना है माँ के साथ, आज ही, फिर कभी नहीं आएगा यह अवसर। यूँ तो माँ बिन कहे ही हमारा दर्द समझ लिया करती थी, परंतु मेरा मन तो तब तक हल्का नहीं होगा ना जब तक मैं सब कुछ माँ से कह ना दूँ। सो मैंने बेटे को दीदी के पास लिटा उनसे कहा कि अभी वे सो ले, मुझे जब नींद आएगी उन्हें जगा दूंगी। पंडित जी कह रहे थे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता आत्मा मित्र देह के ऊपर मंडराती रहती है, उपस्थित जन के मन की बात भी सुन समझ सकती है, तो मेरे मन की बातें माँ तक क्यों नहीं पहुँचेगी। याद नहीं पिछली बार माँ के पास इत्मीनान से कुछ देर कब बैठी थी। भागती दौड़ती आती रविवार को, वह भी कुछ ही समय के लिए। महीने में एक रविवार अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी लगती, सो उस बार आना ना हो पाता, और कभी घर में ही काम का ढेर इकट्ठा हो जाता तब भी ना आ पाती। अरसा हो गया माँ के पास बैठे, उनसे बातें किए हुए। बेटियों को बेटों के बराबर पढ़ा रहे हैं, उनके मन में सपनों के बीज बो रहे हैं, उन्हें पूरा करने के अवसर दे रहे हैं, किंतु बेटे आज भी घर के राजकुमार हैं, जिनकी ज़रूरत का ख्याल रखना घर की स्त्रियों का कर्तव्य है। आज भी उन्हें परोसी थाली चाहिए सामने, बच्चों की चिंता से मुक्त जीवन चाहिए उन्हें। लेकिन पत्नी जब दिन भर की थकी घर जाती है तो उसकी देखभाल करने के लिए कौन बैठा होता है उसके इंतजार में। दोनों मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है उसे। आर्थिक स्वतंत्रता तो पाली, परंतु ना ही दिन के घंटों में बढ़ोतरी हुई, ना ही विधाता ने उसके 4 हाथ कर दिए। देखा जाए तो पुरुष भी उसी घर का हिस्सा है, उसी घर में रहता है, खाता पीता है, तो उस घर के कामों में पत्नी का साथ देना उसका काम क्यों नहीं। यह पत्नी पर एहसान क्यों। जब धन अर्जन में पत्नी बराबर का सहयोग दे रही है तो घर संभालने में वह क्यों साथ नहीं दे सकता। दिए की लौ मध्यम पड़ चुकी थी, सो पहले तो दीदी ने उसमें घी डाला, तब तक मैं भी अच्छे से जाग गई। अब मेरा चित्त पूरी तरह शांत था। माँ से अपनी बात कह मन हल्का हो चुका था। माँ ने जाने कैसे, शायद स्वप्न अवस्था में ही मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। हम सबसे मिलकर ही तो बना है यह समाज, तो इसमें सुधार लाना भी हमारा ही कर्तव्य है, हम सबका। विशेषकर हम माँओं के हाथ में है इसे बदलना, हमारे तुम्हारे हाथ में। अपने बेटे को तुम ही समझाओगी
यह नई सामाजिक व्यवस्था, घर के कामों का महत्व, पुरुष के योगदान की ज़रूरत, सब कुछ। समाज को बदलने में समय लगता है मेरी बिटिया, पर वह बदलता ज़रूर है, विश्वास रखो। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।